गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है दिसंबर 18 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, हम लोगों ने पहले इस टॉपिक को नहीं किया है। यह है पर्मा फ्रोस्ट के बारे में। तो इसे हम लोग एनवायरमेंट वाले सेक्शन से करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेंस के लिए इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये टॉपिक जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, द हिंदू में ये टॉपिक नहीं था। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया है, ये टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई खास कानून नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन वाला कानून है, ये इंडिया को इंस्पायर कर सकता है कि कैसे हम लोग इंडिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकते हैं। यह टॉपिक भी मेंस के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक एक्चुअली रिवीजन वाला है। अगर आपने लास्ट वीक डीएनए देखा होगा तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा। जिसने नहीं देखा है स्टूडेंट्स ने, उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती थी पहले, और अभी गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया है। अभी बना नहीं है, राज्यसभा में पास हो गया है, अभी लोकसभा में पास होना बाकी है, लेकिन हो ही जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने कैसे उसके अंदर चेंजेस किए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, तो ये आर्टिकल हम लोग यहाँ से करेंगे। उसके अलावा अंडमान निकोबार में आपने बहुत बार सुना होगा शेड्यूल ट्राइब्स बहुत सारी हैं वहाँ पे। लेकिन आज हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में नहीं देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो ये टॉपिक हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स के आर्टिकल हम लोगों ने पहले कवर किया है, लेकिन आज ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस। प्रीलिम्स के लिए बहुत खास नहीं है ये, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरह से हिस्टोरिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, किस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट को रेगुलेट किया। इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से फॉरेस्ट राइट्स को दिया गया। 2006 में जो एफआरए पास हुआ था उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे। अभी 2022 में गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स लेके आई है उसका क्या प्रोविजंस वगैरह हैं। तो एक पूरा हिस्टोरिकली स्टोरी की तरह हम लोग इस आर्टिकल को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज वाला है। तो इसे अपने नोट्स के अंदर भी जरूर ऐड करें। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स अगर बनाते हो तो जरूर ऐड करें। ठीक है जी, चलिए तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधा। वाइल्ड फायर्स, फिश साइज, हाउ होटेस्ट आर्कटिक समर इंपैक्टेड रीजन। देखिए पहले आपको ना मैं पिक्चर दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये जो आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है ना, पर्पल कलर में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा रीजन आपको हिमालय वाला भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये परमाफ्रोस्ट है। परमाफ्रोस्ट एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना है। पर्मा मींस परमानेंट, ठीक, और फ्रोस्ट मींस फ्रोजन, आप फ्रोजन कह सकते हो। तो ऐसी लैंड, ऐसी सोइल या सब सोइल, ठीक है, जो परमानेंटली फ्रोजन स्टेज में होती है, उसे हम लोग परमाफ्रोस्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आप ऐसी लैंड की बात कर सकते हो जो साल में मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ के नीचे होती है। ठीक है, ये हमारी सोइल है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। और ये सोइल जो है वो स्पेशली विंटर में, हालांकि समर में भी वहां पे काफी कम टेम्परेचर होता है। समर में अगर ऊपर वाला ये जो आइस है वो मेल्ट हो भी जाता है ना, तब भी ये ऑयल फ्रोजन रहती है। इसे परमानेंट फ्रोजन लैंड कहते हैं। इसे परमाफ्रोस्ट शॉर्ट टर्म में कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि जो ये परमाफ्रोस्ट है वो सिर्फ लैंड पे ही होता है। ऐसा नहीं है। परमाफ्रोस्ट कैन बी फाउंड ऑन लैंड एंड बिलो द ओशन फ्लोर ऑल्सो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट परमाफ्रोस्ट, तो आपसे पूछेगा दिस इज फाउंड ओनली ऑन द लैंड। दूसरी स्टेटमेंट देगा दिस इज ऑल्सो फाउंड बिलो द ओनली बिलो द ओशन फ्लोर। थर्ड स्टेटमेंट देगा इट इज फाउंड ऑन लैंड एंड द बिलो परमानेंट ओशन फ्लोर ऑल्सो। फोर्थ स्टेटमेंट देगा परमाफ्रोस्ट इज फाउंड ओनली इन द आर्कटिक रीजन। नहीं, ये आर्कटिक रीजन में भी हो सकता है, हिमालय में भी हो सकता है। तो इट इज फाउंड इन एरियाज वेयर टेम्परेचर रेयरली राइज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। जहां पे टेम्परेचर जीरो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, 0 डिग्री मतलब से नीचे होता है, वहां पे परमाफ्रोस्ट होता है। इट मीन्स परमाफ्रोस्ट इज ऑफन फाउंड इन आर्कटिक रीजन सच एज ग्रीनलैंड, यूएस में जो अलास्का वाला पार्ट है, यहाँ पे स्टेट ऑफ अलास्का, रशिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप ऑल्सो। ठीक है जी। इट ऑल्सो अकर्स एट द हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। जहां पे साल भर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे रहता है हिमालय में, वहां पे भी परमाफ्रोस्ट पाया जाता है। याद रखना आपने। अब ये बात ये है कि भैया
जब क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो आइस है यहाँ पे वो मेल्ट हो रही है। ठीक, जो यहाँ पे फ्रोजन सोइल थी वो भी मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब इससे होगा क्या, ये जो मैंने आपको बताया ना, जैसे ये सोइल है हमारी, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि इसके ऊपर जो है आइस होती है, थिक आइस होती है। अब यहाँ पे जो है मीथेन, मोस्टली मीथेन और CO2 वो ट्रैप रहती है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ कार्बन सिंक ऑल्सो। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ऊपर से मेल्ट होता चला जा रहा है, तो नीचे से जो मीथेन और CO2 है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होती जा रही है। एक तो पहले से ही क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ऊपर से मीथेन और CO2 क्लाइमेट के अंदर आ गई, एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, तो और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई। ये और ज्यादा मेल्टिंग करेंगी, और ज्यादा मेल्टिंग करने से और आइस जो है वो मेल्ट होगा। तो ये फीडबैक लूप बन जाता है बेसिकली। यहाँ पे आइस मेल्ट होगी, ज़्यादा CO2 ऐड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से आइस मेल्ट होगी, CO2 रिलीज़ होगी और फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं परमाफ्रॉस्ट की, ये सब सी परमाफ्रॉस्ट की बात भी कर रहे हैं, जो आर्कटिक ओशन में, क्योंकि आर्कटिक ओशन में जो सी या ओशन का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम रहता है, फ्रोजन स्टेज में होता है। वहां पे भी जो परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है, अंडर अनफॉर्चुनेटली जो अंडर द सी बेड होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, क्योंकि वो गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से CO2 मीथेन वगैरह एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज हो रही है। इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि जो फिशरीज हैं, खासकर अलास्का वाले एरिया में, ये देखा गया पिछले 30 सालों की एवरेज का सबसे कम फिश वहां पे पाया गया। क्योंकि देखिए वहां पे जो फिश है ना, वो ठंडे पानी में पाई जाती हैं। पानी गर्म हो जाएगा तो कहीं और चली जाएंगी, या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो फिश जो है स्टॉक वहां पे कम हो गया है। आर्कटिक रीजन में अगर आप देखें, कनाडा में फॉरेस्ट फायर हो रहा है। आप फ्लडिंग की बात करें, ग्रीनलैंड के अंदर फ्लड आ रही है, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है। ये सारे के सारे इंपैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू परमा फ्रोस्ट। ये आपको याद रखना है। अच्छा आर्टिकल है, आप इसे जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमाफ्रॉस्ट, है ना, डिस्कस द रोल ऑफ ग्लोबल डिस्टरबेंसेस इन परमाफ्रॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो 150 वर्ड्स में उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। करना आपने कुछ नहीं है, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देना है परमाफ्रॉस्ट को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका इम्पैक्ट वो शो कर देना। अब इम्पैक्ट के लिए आप अलग अलग से हेडिंग बना सकते हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, है ना, क्लाइमेट या मटीरियोलॉजिकल इम्पैक्ट। उस तरह से आप जो है इसको मेंशन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया भी गया है। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे साथ के साथ डालते रहें। फिर आप जो है एक उसको कंक्लूजन कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज को दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, तो वी नीड टू टेक ग्लोबल एफर्ट्स एंड ऑल दैट। तो ये आप एक्चुअली आंसर लिख भी सकते हो। ठीक है, आंसर लिखिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह से इसको आप इवेलुएट करवाइए। अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप इसको पहले से कर ही सकते हो, इवेलुएट भी करा सकते हो। प्रीलिम्स में भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन हाइड्रेट, टुंड्रा, थेन, परमाफ्रोस्ट, तो ये आपको सोल्व करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ये हम लोग करेंगे, आपको बताऊंगा कल। ठीक है, आंसर 1 2 ABCD में से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। एन ओवरव्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। देखिए अभी तक दुनिया में यूरोपियन यूनियन ही एक ऐसा रीजन है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्चुअली रेगुलेट करने की बात कही है। उसके अलावा दुनिया में अभी ऐसा हुआ नहीं है। अब बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने जब ऐसा किया है, तो उसको ये देखना पड़े। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके बिना आप फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जैसा हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, हम इसका यूज करें या इसका मिसयूज करें, ये अपने हाथ में है। हर टेक्नोलॉजी का यूज और मिसयूज हो सकता है, तो इसका मिसयूज ना हो, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया गया यूरोपियन यूनियन के अंदर। लेकिन इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ
आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा इनोवेशन के बीच में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप बंद कर दोगे या इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट कर दोगे तो इनोवेशन नहीं हो पाएगी। फ्यूचर में तो सारी इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो रही है, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। तो इनोवेशन को भी जो है प्रोटेक्ट करना है, और इसके एथिकल यूज भी हमें लोगों को बढ़ावा देना है। ये हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? बड़ा ही यूनिक सा और इनोवेटिव तरीका निकाला है यूरोपियन यूनियन ने। उन्होंने क्या किया, यूरोपियन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है, इसे अलग अलग कैटेगरी में रखा। एक को इन्होंने रखा बिल्कुल, मतलब गुड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक को रखा इन्होंने अनएक्सेप्टेबल। ठीक, अनएक्सेप्टेबल यूज, मतलब यहां पे अगर आप कुछ कर रहे हो ना, इसे हम लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे हम लोग 100% अलाउ करेंगे, फिर कुछ चीजें बीच में भी होंगी, जैसे मान लो प्रोहिबिट वाली कैटेगरी में आता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 100% रेगुलेट प्रोहिबिट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रेगुलेट करेंगे। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के बाद आपको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल सरेआम टाटा बाय बाय ना है। यहाँ पे आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक स्पेक्ट्रम उन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, एक तरफ बिल्कुल पूरी तरह से नो है, एक तरफ पूरी तरह से यस है, और बीच में जो है आप परमिशन ले सकते हो। केस टू केस स्टडीज में देखता है। तो कुछ है चीजें अनएक्सेप्टेबल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो सोशल क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत जैसे हमारा यहाँ पे आधार होता है ना, उसी टाइप का कुछ यूरोप वगैरह में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसके बेसिस पे आपका मेडिकल सर्विसेज आपको दी जाती हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज आपको दी जाती हैं, बैंक में लोन वगैरह दिया जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। कुछ पुलिस वुलिस एक्शन के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। इमोशनल रिकग्निशन के लिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें तो अनएक्सेप्टेड है। उसके अलावा कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड हो सकती हैं, कुछ इनोवेशन वाले तरीके वगैरह से हो सकती है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप परमिशन ले सकते हो, क्योंकि हाई रिस्क एरियाज हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो परमिशन लेके आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, जैसे मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको जो सजेशंस आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से करिए। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऐसी है कि भाई देखिए, पहली बात तो ना, आप बैलेंस कैसे बनाओगे, वो आप बाउंड्री कैसे डिसाइड करोगे कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है। ये जो अनसर्टेनिटी है इस रेगुलेशन में, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बाउंड्री बहुत ब्लर ब्लर होती है एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल के बीच में। कंपनीज कुछ भी क्लेम कर सकती हैं कि सर ये तो एक्सेप्टेबल है, ये तो इनोवेशन के लिए जरूरी है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट होगा ना, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। स्टेट के हाथ में काफी पावर आ गई है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में पावर कम हो गई है, तो जिसकी वजह से इनोवेशन अपने आप ही कम हो जाएगी। उसके अलावा जो छोटे बिजनेस हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे एमएसएमईज कहते हैं, उनको दिक्कत आ सकती है। वो तो बड़ी बड़ी कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, गूगल जैसी कंपनी से, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम है, और जैसे ही वो कुछ करने जाएंगे उनको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में लाइसेंस राज हुआ करता था, कुछ कुछ वैसा ही आप मान के चलिए इस चीज को। तो ये इसमें कुछ दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, हालांकि यूरोपियन यूनियन ने जब क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट किया था, तब भी कुछ कुछ ऐसा ही किया था, जिसका इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव रहा है यूरोप के अंदर। तो लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा देखने वाली बात है, क्योंकि इससे सर्विलियंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना। तो ये उन्होंने बेसिकली कुछ कहा है। उसके अलावा फाइन वगैरह भी काफी हैवी रखे हैं इन्होंने, जो कंपनी वगैरह फॉलो नहीं करेंगी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन उनके ऊपर लग सकता है। ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट हाँ, बैलेंस बनाना जरूरी है। और ये आप देख तो देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। हमारे सामने ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, जिसमें बाद में कंक्लूजन कैसे लिखे। तो ये इसका जो कंक्लूजन है, परफेक्ट कंक्लूजन है। एक इशू हमारे पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक हमारे पास है, इशू हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और सॉल्यूशंस हैं। अब आप इसे कंक्लूड कैसे करोगे, बड़ा जबरदस्त तरीका दिया उन्होंने, देखिए। तो इनका ये कहना है कि देखिए भाई साहब, हालांकि इट एड्रेसेस द की कंसर्न associated with AI, such as transparency, accountability, and the risk mitigation. But there are challenges and the potential drawbacks that need careful consideration. हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना,
चाहे आप मनरेगा की बात करें, इंडिया में किसी चीज की बात करें, यूएपीए की बात करें, हम यही तो कहते हैं कि देखो ये जो कानून हम लोगों ने बनाया है वो ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, बट देर आर स्टिल सम चैलेंजेस दैट नीड केयरफुल कंसिडरेशन। हम ऐसे ही तो बोलते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर जब लिखते हैं। आपको मतलब आप इस तरह की चीजों से ना अपने कंक्लूजन के लिए एक आइडिया ले सकते हो कैसे करना है। सिंपल सिंपल वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन बहुत पावरफुल वर्ड होते हैं, है ना? तो चलिए इसे हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ऑन सिलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। ये टॉपिक तो वैसे पुराना हो चुका है अभी, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए थोड़ा नया टॉपिक होगा। मैं आपको सिर्फ इस आर्टिकल से कराऊंगा, ये जो मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है सेपरेटली, ये पुराना कंटेंट है, आप इसे सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको डाला है ये। ठीक है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे से दिया हुआ है। ये तो सिर्फ रिवीजन वाले पर्पज से है, लेकिन ये आपको कराऊंगा तो आपको ठीक ठाक समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ। देखिए, अभी एक बिल राज्यसभा में पास हुआ जिसका नाम है इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। राज्यसभा में हुआ है, अभी लोकसभा में हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी हो जाएगा। इसका मेजर मोटिव क्या है? मेजर मोटिव है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं दो, उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा वो इस बिल के द्वारा डिसाइड किया गया। आप सोच रहे होंगे सर कि हमारे पास पहले कोई प्रोसीजर नहीं था क्या? आंसर है नो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपोजिशन कहता है कितने लोग होंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट की बात नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जैसे पार्लियामेंट कानून बनाएगा ना, उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट की जाएगी, और अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, सिग्नेचर तो प्रेसिडेंट के ही होते हैं ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर फिलहाल कोई ऐसा कानून ऐसा था नहीं जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात करे, उसके टर्म्स की, उसकी सर्विस कंडीशंस की बात करे। ऐसा कुछ था नहीं। अब ये जब बात आगे बढ़ी तो कुछ लोगों को लगा कि ये सर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये बायस्ड होती है। क्योंकि कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंट के थ्रू। और उनको ऐसा लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है जो उनकी फेवर में डिसीजन लेता है। हो सकता है। तो 2015 में अनूप बरनवाल, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली और इन्होंने कहा कि साहब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का जो तरीका है वो गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट नहीं रहता। प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट अपनी मनपसंद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो चूज करती है। तो क्यों ना हम लोग एक कोलेजियम सिस्टम का जैसा सिस्टम बनाएं, जिससे जैसे हमारे जजेस अपॉइंट होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनबायस्ड होता है। क्योंकि पिछले 73 ईयर से ऐसा कोई तरीका ही नहीं है इंडिया में जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर की जो है अपॉइंटमेंट को डिसाइड किया जाए। कितने साल हो गए हैं। अगर हमें अपनी डेमोक्रेसी को सिक्योर करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को 100% इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है ना? क्योंकि कई सारी ऐसी बॉडी है इंडिया में, जैसे नेशनल एंड द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, सीबीआई हमारे पास है, इंफॉर्मेशन कमीशन हमारे पास है, लोकपाल हमारे पास है। इनकी अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट तरीके से होती है। तो क्यों इवन इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जो 1990 में बनी थी, उसने क्या रिकमेंड किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए? उसके अंदर 3 लोग होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बड़ी अच्छी बात है। अब ये 3 लोग जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिपेंडेंट होगा वो पर्सन, दबाव में नहीं आएगा किसी भी तरह से। लेकिन ये सब चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीएल फाइल किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया और सरकार को ये डायरेक्शन दिया कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती है इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में, तब तक
उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमेटी के द्वारा की जाएगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, सीजीआई होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सरकार के ऊपर दबाव बन गया। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को बाईपास करने के लिए अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हम लोगों ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सरकार ने यह कहा कि देखो साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, अपॉइंटमेंट तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो कमेटी में 3 लोग होंगे ना, वो कौन-कौन होंगे? एक तो होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और एक होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जो सीजीआई था उसको रिप्लेस कर दिया गया। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो सीजीआई को हटा दिया। अब इसमें 2 लोग तो गवर्नमेंट के हो गए, पीएम साहब, और ये जो मिनिस्टर हैं, 2 लोग हो गए गवर्नमेंट से, 1 हो गए अपोजिशन से। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन जो चूज़ होगा, वो तो सरकार के, अभी भी क्या फ़र्क पड़ा? मतलब घुमा-फिरा के बात वहीं पे वहीं रह गई। तो इन्होंने कहा कि यार ये चीज़ गलत है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसके लिए जो प्रोसीजर पहले चल रहा था, वही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इन्होंने बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर कहा है। बस इतना ही है। अगर आप यूके का एग्ज़ाम्पल देखें या अमेरिका का एग्ज़ाम्पल देखें, वहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा अलग-अलग टाइप का रहता है। ठीक है, ये हमारे लिए कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हम लोग इंडिया में जाएँगे तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए है। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। तो इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इनकी अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू बिल, तो इसके अंदर होंगे पीएम साहब, इसके अंदर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और होंगे इसके अंदर एक यूनियन मिनिस्टर, जिसको अपॉइंट किया जाएगा पीएम के द्वारा। तो 2 लोग गवर्नमेंट से हो गए, 1 आदमी जो है अपोजिशन से हो गया। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई भी इसमें हुआ करता था, लेकिन सरकार ने बोला नहीं भाई, सीजीआई का कोई काम नहीं है। पहले ही हमारे जुडिशरी के ऊपर बहुत बर्डन है, करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपना काम देखिए, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये बेसिकली सरकार का यहाँ पे कहना है। ठीक है जी। सो छोटा-सा आर्टिकल है, इसमें वैसे कुछ खास है नहीं। सुप्रीम कोर्ट सॉरी एससी शेड्यूल कास्ट वर नेवर काउंटेड इन अंडमान, नाउ ए हाउस कमिटी सिट्स अप एंड द टेक्स नोटिस। ठीक है, देखिए, अंडमान निकोबार में ना बहुत सारे एसटीज़ रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो रहते हैं, ये तो हमें पहले से पता है। पीवीटीजीज़, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं, जिसके बारे जैसे ग्रेट अंडमानीज़, ओंग, जारावाज़, सेंटिलीज़ एंड ऑल दैट, है ना? शोम्पेन, निकोबारीज़, ये तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के भी कुछ लोग रहते हैं, कम्युनिटी से भी कुछ लोग रहते हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई भी काउंटिंग नहीं की गई है। हालाँकि 1999 में एक डिमांड की गई थी पार्लियामेंट में कि शेड्यूल कास्ट को भी काउंट वहाँ पे किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई काउंटिंग अनफॉर्चुनेटली हुई नहीं है। और सरकार का ये कहना है कि साहब मोस्टली जो अंडमान निकोबार में शेड्यूल कास्ट रहते हैं, वो एक्चुअली बांग्लादेश से आए थे। 1971 का जो वॉर हुआ है उसके बाद में 1980s तक 10-15 सालों तक लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ है बांग्लादेश से। तो मोस्टली जो एससीज़ हैं वहाँ पे, वो बांग्लादेशी हैं, ऐसा उनका कहना है। हालाँकि पोर्ट ब्लेयर में जो है कुछ एससीज़ हो सकते हैं, जिसकी काउंटिंग अभी सरकार करेगी। लेकिन मतलब ये सरकार का आर्गुमेंट है। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन येस, क्योंकि वहाँ पे जो एससीज़ हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह का, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह का, तो क्योंकि काउंटिंग ही नहीं हुआ, बेनिफिट तो बाद में मिलेगा। तो ये अभी कहा गया है कि भाई जल्दी से काउंटिंग कराइए, उनको बेनिफिट दीजिए। ठीक है? चलिए जी, बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। एन अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। देखिए, अच्छी कहानी है, बढ़िया कहानी है। ऑन December 18, 2006, राज्यसभा एंडोर्स्ड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में। ठीक है, इसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, 2006 शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये बहुत लैंडमार्क एक एक्ट माना जाता है इंडिया में व्हेन इट कम्स टू द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स और द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। लैंडमार्क, क्योंकि ये क्या करता है, जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करता है। जो जंगलों में रहने वाली फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। देखेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग आगे, लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में जाएं। देखिए, पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है, तो राजा महाराज, देखिए वैसे तो सीधी सी बात है, जो रूलर होता है मोस्टली लैंड तो उसी की होती है, लेकिन राजा महाराजा लोग ये ध्यान रखते थे कि जो वो शिकार करने जाते तो जंगलों में जाया करते थे। शिकार करने के अलावा
मोस्टली जो अधिकार होते थे वो जंगलों में रहने वाले लोगों के हुआ करते थे। मतलब आप राजा साहब को शिकार करने से मत रोकिए, बाकी आप जो मर्जी करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये वहां पे हुआ करता था। लोकल कम्युनिटीज अपने कस्टमरी राइट्स को एंजॉय किया करती थी। ठीक है, लेकिन भाई फिर आ गए अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों ने ये कहा कि जो रूलर होता है वही सारी प्रॉपर्टी का माई बाप होता है। वो जो मर्जी करे, किसी को वहां से निकाले, किसी को वहां पे बसाए, जो जंगल काटे, जो मर्जी बेचे, जो मर्जी करे। ये ऐसा उनका मानना था। और इसे कहा गया एमिनेंट डोमेन। अंग्रेजों के टर्म में से एमिनेंट डोमेन कहा गया। और 1878 में अंग्रेजों ने इंडिया में एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एक्ट पास किया, जिसमें इंडिया के फॉरेस्ट को पूरी तरह से टेक ओवर करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बनाए और इन्होंने जंगलों को एज अ रिवेन्यू सोर्स के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया। वहां की जो टिम्बर लकड़ी वगैरह होती है वो सब उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लोकल लोगों की नीड्स भाड़ में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भैया बेचेंगे, ऐसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जंगलों में बैन कर दिया। फॉरेस्ट विलेज क्रिएट किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, जहां पे जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड उसको लीज पे देना शुरू कर दिया गया आउटसाइडर को। बाहर के लोग मनी लैंडर आते थे, आउटसाइडर्स आते थे, वहां पे लीज पे लिया करते थे। अपने हिसाब से जंगलों को काट के एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। सिंस फॉरेस्ट वर नाउ अ स्टेट प्रॉपर्टी, ऑल एक्सेस टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज लिमिटेड, टेम्परेरी एंड चार्जेबल। मतलब जंगल में रहने वाले लोगों को जो हजारों साल से रह रहे हैं, अगर उनको जंगल के सामान का, जंगल के प्रोडक्ट का यूज करना है तो भाई आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और एक बहुत जबरदस्त बड़ी एक फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, जिसे हम लोग आज के टाइम में आईएफएस कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो उन्होंने क्रिएट कर दी। छोटी छोटी चीज के लिए आपको परमिशन लेना है। सर अपने जानवर वहां पे चराने जाना है, परमिशन लेके जाओ। सर थोड़ी सी लकड़ी काटनी है, परमिशन लेके जाओ। सर पत्ते कलेक्ट करने हैं, परमिशन लेके जाओ। सर हनी कलेक्ट करना है, परमिशन लेके जाओ। हर चीज के लिए वहां पे परमिशन दिया गया। और पुलिस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये वहां पे दिक्कत हो गई। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी को कोई भी अधिकार नहीं रहा अपने फॉरेस्ट को मेजर करने का अंडर ब्रिटिशर्स। चलो अंग्रेज भी चले गए, आजादी हमें मिल गई। आजादी के बाद भी ये जो जमींदारी एस्टेट थे जो जंगलों में क्रिएट हो गए थे, वो आज भी वैसे के वैसे चल रहे हैं। ठीक है, चलते रहे चलते रहे। फॉरेस्ट लैंड वर लीज्ड आउट अंडर द ग्रो मोर फूड कैंपेन एंड अदर इनिशिएटिव टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अंग्रेजों ने क्या क्रिएट किया था? फॉरेस्ट विलेज क्रिएट किए थे। आजादी के बाद क्या क्रिएट कर दिया हम लोगों ने ग्रो मोर फूड कैंपेन के तहत जंगलों को काट के एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रही, फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रही, जंगलों को काट के खेती बाड़ी होने लगी। तो बेसिकली वो सिस्टम जो पहले चल रहा था वो आज भी वैसे का वैसा ही चलता रहा। पुराने अंग्रेज चले गए, नए अंग्रेज आ गए, एंक्रोचमेंट वैसे का वैसा होता रहा। जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे उनके अधिकारों को ज्यों का त्यों कुचल दिया गया बेसिकली। ये सब चलता रहा। फिर हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पास किया। इन्होंने कहा कि भैया फॉरेस्ट को हम लोग किसी भी कीमत पे जो कंजर्व करेंगे। बहुत सारे नेशनल पार्क्स वगैरह हम लोगों ने जब बनाए गए तो बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती रीसेटल कर दिया गया। नेशनल पार्क बनाने के बहाने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के बहाने लोग गांव के गांव खाली करवा दिए गए। फॉरेस्ट लैंड को प्रोजेक्ट के नाम पे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के नाम पे, कोई डैम बनाने के नाम पे, कुछ ना कुछ करने के नाम पे लोकल कम्युनिटी को वहां से भगा दिया। प्रॉपर तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन भी नहीं हुआ। ये समस्याएं चलती रही 1947 से 2006 तक। तो 2006 में सरकार जागी और उसने रियलाइज किया कि भाई ये तो गलती हो रही है, और उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पास किया। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार ने जो गलत चीजें हो रही थी, जो इनजस्टिस हो रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लॉन्ग टर्म जो कन्फ्लिक्ट था, फॉरेस्ट एंक्रोचमेंट हो रही थी, गवर्नमेंट ने इस चीज को बोला भैया एनफ इज एनफ, अब कोई और एंक्रोचमेंट नहीं करेगा। एक डेमोक्रेटिक बॉटम्स अप अप्रोच फॉरेस्ट गवर्नेंस बनाई गई, जिसमें जो लोकल गांव हैं उनको अधिकार दिए गए। इस राइट में जो इनजस्टिस हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा या उसके बाद, उसको आइडेंटिफाई किया गया और इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया।
मतलब ये हुआ इस बात का कि अगर आपकी फैमिली 3 जनरेशन से उस जंगल में रह रही है, तो आप वहाँ पे लैंड ओन कर सकते हो। अपनी खुद की लैंड ओन कर सकते हो और आपकी परमिशन के बिना कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता। आप वहाँ पे खेती-बाड़ी करिए, रहिए, कोई और दूसरी एक्टिविटी करनी है वो करिए। ये इसके अंदर किया गया। फॉरेस्ट विलेजेस आर टू बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेजेस आफ्टर फुल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो गांव बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा फॉरेस्ट विलेजेस, अभी उनको खुद अधिकार दिए गए कि आप लोकल ट्रेडिशंस का यूज करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। गांव के अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया और इनकी परमिशन के बिना कोई भी फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इवन नेशनल पार्क्स वगैरह की परमिशन या सेंचुरी भी आपको बनानी है, उसके लिए भी आपको कस्टमरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये सब इसके अंदर कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त चीजें की गई। फॉरेस्ट गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीएम साहब के पास, लोकल गांव पंचायत को अधिकार दे दिए गए धीरे धीरे। ये सब इसके अंदर किया गया। बट फिर भी सिस्टम में ड्रॉबैक तो होते ही हैं, क्योंकि देखिए कानून बनाने से डिफरेंट थिंग, बात इंप्लीमेंटेशन की है ना, वो नहीं हुई। बहुत सारे स्टेट के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे जंगल के लोगों को अधिकार देने के लिए। समस्या खड़ी हो गई। बहुत जगह पे इलीगल जंगलों की कटाई होती है, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट थोड़ी चाहेंगे कि ये सब ना हो। तो ये सब वहां पे अनफॉर्चुनेटली हुआ। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी लैंड को क्लेम करना शुरू किया कि भैया ये तो मेरी लैंड है, मेरे दादा परदादा यहाँ पे रहते थे, वहां पे बड़ी दिक्कतें आई। पेपर वर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। पूरी प्रोजेक्ट को नॉन ट्रांसपेरेंट रखा गया। अजीबोगरीब आपने जो है प्रोसीजर बना दिए, डिजिटल प्रोसेस आपने क्रिएट कर दी, आधार कार्ड लेके आओ, बैंक से लिंक करो, जन धन योजना एंड ऑल दैट। अब वहां पे तो इंटरनेट ही नहीं है, लिटरेसी ही नहीं है, तो लोग बेचारे ये सब चीजें कैसे करेंगे, राइट? तो ये सब चीजें वहां पे हुई। हालांकि फाइनली अभी महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह ने, छत्तीसगढ़ ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा किया तो जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना जो है इस पूरे सिस्टम में बाकी है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल जर्नी थी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की। हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बना, उसके कुछ प्रोविजंस हम लोगों ने देखे, थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने देखे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैसे सफिशिएंट है। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या शुरू हो गई पिछले साल से, जब सरकार ने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में एक नई गाइडलाइंस इशू करी और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 का, इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस इन्होंने किए और ये चेंजेस काफी खतरनाक है। खतरनाक ये इस सेंस में है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरेस्ट लैंड है इसको इजीली नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि सरकार ने ये कहा कि जो लोकल कम्युनिटी है उनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इन्होंने क्या किया, पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट लगने से पहले ग्राम पंचायत की परमिशन ली जाती थी, इसके अप्रूवल के बाद ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था। अब सरकार ने पता क्या किया, इन्होंने कहा भी पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो, बाद में परमिशन लेते रहना। अब जब वो काम स्टार्ट कर देते हो तो बाद में परमिशन देने से कोई मना नहीं कर सकता। ये समस्याएं हैं। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ, जो पहले फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर में जो ट्राइबल्स के कंसेंट को ध्यान में रखा जाता था, यहाँ पे वो खत्म कर दिया गया। ये दिक्कतें हैं। और क्योंकि पहले से भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, 25,000 से 30,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है वो हर साल डेवलपमेंट पर्पज के लिए डाइवर्ट हो रही थी। तो जंगल हमारे धीरे धीरे वहां पे कम हो रहे हैं, जहां पे हजारों साल से लोग रह रहे हैं। ये समस्या है इस नए वाले रूल के अंदर। ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, तो कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए यार, डेवलपमेंट भी जरूरी है, ऐसी बात तो नहीं है, डेवलपमेंट तो करनी ही पड़ेगी। डैम्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, सड़कें भी आपको बनानी पड़ेंगी। एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन बैलेंस बना के चलना है। जो हजारों साल से वहां पे हमारे ट्राइबल्स रह रहे हैं, उनके अधिकारों की भी सुरक्षा करनी है और इस सबको भी मैनेज करना है। वो कब होगा, जब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाएगा, सबकी वॉइस को सुना जाएगा। हो सकता है इसमें डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन जब डिसीजन लिया जाए तो क्वालिटेटिव डिसीजन लिया जाए, ये जरूरी है। ठीक है, तो बस यही था।
बाकी ये थोड़ी सी एक स्लाइड आपके लिए, मैंने आपको बस ये बता दिया है सारा कुछ, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है थोड़ा पढ़ भी सकते हो, मैंने मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही था आज के लिए, मज़ा आया मुझे तो पर्सनली इस फॉरेस्ट वाले एक्ट को पढ़ने में। बहुत अच्छा है, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।